क्योंकि वो एक कहावत है ना, शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं, वो मिलिट्री है सर जी। सबसे बेस्ट नौकरी है तो मिलिट्री की है। 70 लड़के में 3 लड़के सेलेक्ट हुए, इसमें मैं भी हो गया सर जी। कि वो ट्रेनिंग कैसी होती है, कैसा ऐसे ही वर्दी नहीं पहनते। और वो जो पाकिस्तानी हैं उन लोग वहीं के रहने वाले हैं, बर्फ में ही पैदा होते हैं उन लोग। बेस में आप कैसे मनाते थे त्योहार, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वहाँ आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे? तो वहाँ पे न जहाँ जहाँ पर हाइट था वहाँ पे रेजिमेंट लगे थे और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। और सर विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे, तो वो कैसे शहीद हुए थे? इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि वहाँ चीथड़े उड़ गए वहाँ पे, और हर आदमी हर जवान तैयार हो गया बिल्कुल तुरंत ही कि मतलब अब इसके शहादत का बदला लेना है। जो नेतृत्व कर रहा है, जो गाइड है, जो ऑफिसर है, ब्रिगेडियर कर्नल है, वो जब वर्दी उतारता है तब वो बहुत रोता है। मेरे को ऐसा लगा मेरा भाई मिल गया, क्योंकि वहाँ कोई छत्तीसगढ़ के कोई रहते ही नहीं थे, कोई मिला ही नहीं मेरे को अपनी, कि वहाँ के लाशों को उठा के उसके वेल्सी लाइन के बाहर फेंके, और कोई लेने के लिए भी नहीं आ रहे थे उसकी लाश। वहाँ पर तो नहीं था, लेकिन अपनी रेजिमेंट में था। अपनी रेजिमेंट के हर जवान हर इसको होता है, एक बार लड़ाई लग जाए हम दिखा देते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि होते ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, वो हाल करके बताते पाकिस्तान को। और हमारा सर मुकाबला अगर बोले पाकिस्तान के साथ है या फिर चाइना के साथ, दोनों में से आप किसको ज़्यादा ताकतवर समझते हैं? मैं पाकिस्तान को तो नहीं समझता, आप अपने नज़रिए से बताइए किसको समझते हैं? उसको फक्र होता है कि मैं हिंदुस्तान का मैं फौजी हूँ करके जी। क्योंकि वहाँ पे जननी और जन्मभूमि उसको आंच नहीं आना चाहिए जी। तो मेरा ना अधूरा एक सपना था सर कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूं। बहुत ज़बरदस्त उसको चोटें लगी थी, तुरंत उसको इसके लगाया गया, उसको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन शहीद हो गया हमारे देश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महासमुंद के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल द सगन शो TSS में। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो इंडिपेंडेंस डे को समर्पित है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, क्योंकि सर जो हैं कारगिल वॉर का हिस्सा रह चुके हैं और हमारे महासमुंद के निवासी हैं, श्री कन्हैया लाल सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमको अपना समय दिए। और कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है सर, मस्त है। और सर रिटायरमेंट के बाद कैसे चल रही है आपकी लाइफ? रिटायरमेंट के बाद एक थोड़ा हिम्मत उतना ज़्यादा नहीं रहती, थोड़ा फिजिकल भी मतलब फिटनेस थोड़ा सा कम रहती है। जी जी। अब उस समय पूरा बात कुछ अलग ही था सर। अभी रिटायरमेंट के बाद लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। जी। ठीक है, क्योंकि एक बार आदमी जब उसमें ढल जाता है मिलिट्री इसमें, तो उससे अच्छा उसको कोई दूसरा लगता ही नहीं है। जी। सबसे अच्छा है मिलिट्री ऐसा करके। लेकिन लोगों को ऐसी झिझक बनी रहती है कि अरे मिलिट्री में कहाँ जाना है, ये है वो है। लेकिन हम भी यही सोचते थे पहले, लेकिन जब ट्रेनिंग हो गया उसके बाद हमें छोड़ने का दिल नहीं किया। यहाँ नौकरी होने के बाद भी ऐसा लगा कि हम सबसे बेस्ट नौकरी है तो मिलिट्री की है, ऐसा लगा सर। सर आपने आर्मी ज्वाइन करी, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपके ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए? मेरे परिवर्तन तो सर बहुत कुछ आया है जी। एक तो लोगों के बीच में जाता हूँ, उसमें यही बताता हूँ कि अनुशासन, सबसे पहले अनुशासन और समय पाबंद और तुरंत एक्शन, और सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन नहीं करना जी। और समाज सेवा लगे ही रहते हैं। यही सब जो हुआ है सर हम लोग को। सर आप आर्मी में थे, तो आर्मी में जैसे रेजिमेंट्स होते हैं, तो आप किस रेजिमेंट का हिस्सा थे? मैं 116 मीडियम रेजिमेंट में था सर। जी। आरटी में था। आरटी मतलब तोप खाना होता है। यहाँ जो फौज है जिसमें छोटी गनें भी रहती है, जो पैदल सेना वाली रहती है जी। और एक बड़ी बड़ी गन भी होती है, टैंक भी होता है, जो टैंकर होते हैं, बड़े बड़े टैंक वगैरह होते हैं। तो मैं आर्मी में था
इसमें आरटी गनें होती है, जिसमें मीडियम गन होती है 130 mm। 130 mm मतलब उसका जो डाया होता है बैरल का, वो 130 mm का होता है। तो उस रेजिमेंट में था, 116 मीडियम रेजिमेंट में। और सर हर रेजिमेंट का एक वॉर क्राई होता है, जैसे दुर्गा माता की जय, हनुमान जी की जय करके आगे बढ़ते हैं जी। जब रेजिमेंट आगे बढ़ती है। तो आपकी रेजिमेंट का क्या था वॉर क्राई? जी, हमारे में एक अलग रेजिमेंट की एक नई एक स्लोगन होता है, जी तो हम ही लोग ही बनाए रहते हैं उसको। 116 मीडियम रेजिमेंट, तो हम लोग का एक ये लगाया बोलना था, जिसको बोलते हैं स्लोगन बोलते हैं जी कि रेजिमेंट की आन हमारी शान। जी ये रहता है, जब हम लोग बोलते हैं रेजिमेंट की आन, तो पूरे सैनिक वहाँ रहते हैं, जोश के साथ बोलते हैं हमारी शान। फिर बोलते हैं दुर्गे माता की जय, चाहे वो किसी भी धर्म का है। जो हम लोग अगर वहाँ पे हैं तो सभी मिलजुल के बोलते हैं इसको, दुर्गे माता की जय। आगे बढ़ते हैं। अगर सिख साहिबान ज़्यादा है तो वो भी बोले शो निहाल करके बोलते हैं, सत श्री अकाल करके, इस प्रकार से करते हैं। और सर जैसे हम टर्म सुनते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ जी। और मिलिट्री, तो तीनों अलग अलग है, तो तीनों के बारे में एक बार आप बता दीजिए। सर बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जी उसका काम है जो बॉर्डर में जो एलसी लाइन होता है ना सर, जी एलसी लाइन को वो बीएसएफ क्रॉस नहीं कर सकता। जी बीएसएफ की ड्यूटी भारत के अंदर जितनी भी एलसी लाइन के अंदरूनी होता है, जी अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता, और क्रॉस नहीं करता। वो जो क्रॉस जो करता है वो मिलिट्री नहीं है, वो सीआरपीएफ बीएसएफ है। जी ठीक है। मिलिट्री हमेशा जब रहेगी, जब लगेगा राष्ट्रपति शासन लगता है तभी मिलिट्री लगती है अंदरूनी मामला, भारत के अंदरूनी मामला में, जी वरना मिलिट्री नहीं लग सकती उसमें। जी जी जब सीआरपीएफ पुलिस वालों से नहीं संभलती तब यहाँ मिलिट्री शासन लगता है हिंदुस्तान में, जी वरना मिलिट्री को केवल ऐसा यूज नहीं किया जाता, केवल वार के लिए होता है, जो आर पार की लड़ाई होता है। और सर आप कारगिल जो वॉर हुई थी उसका भी हिस्सा थे, तो कारगिल के बारे में कुछ बताइए। सर कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है सर, जी श्रीनगर के अंदर जी जी कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर है बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है टाइगर हिल। जी नाम सुने होंगे आप जी लोग। उस टाइगर हिल में एक एलसी लाइन लगा हुआ है बीचों बीच सर। उस एलसी लाइन में उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है। उसमें एक कहावत, एक हम लोग को बखूबी से मालूम है, खैर उस एरिया में गया तो नहीं हो, उधर ड्यूटी नहीं लगी है, लेकिन जब 99 में जी जब पता चला यह लड़ाई लगने वाली है इस प्रकार से और ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हुई है, कैप्टन बत्रा साहब नहीं रहे ऐसे करके, तो वहाँ पे जाकर जब बाद में पता चला, हम लोग तो 99 में नीचे आ जाते थे सर। जब वहाँ टेम्परेचर जब इतना होता है, कम माइनस में चला जाता है, तो हम लोग नीचे आ जाते थे। वार के समय हम लोगों को मालूम नहीं था कि हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि वो एक्यूपाई कर लिए वहाँ के लोग। और हम लोग कभी मैं बताया ना कि यहाँ बर्फ़ में हमने चुस्की में खाया हुआ है, जी जी है, और वहाँ हमारे जैसे लोग को वहाँ बर्फ़ में डाल देंगे तो उन लोग संभाल नहीं पाते। और वो जो पाकिस्तानी हैं उन लोग वहीं के रहने वाले हैं, बर्फ़ में ही पैदा होते हैं उन लोग, जी उनको क्लाइमेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग कितने भी जगह हम लोग उतना तेज़ नहीं चलते, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है वहाँ, चलने फिरने में ऑक्सीजन चाहिए, और चलना भी है, वजन भी रहती है ज़्यादा, तो थोड़ा दिक्कत पहुँचती है उस समय। और सर कैप्टन विक्रम बत्रा की आप बात कर रहे हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा से जुड़ी हुई कोई आपकी याद? सर कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में तो हम याद है, मैं कभी आमने सामना नहीं हुआ है उनसे हमने, और व्यक्तिगत रूप से हमारे वार में थे वो, लेकिन उसके साथ में नहीं रहा हूँ। ये लड़ाई के दौरान सर बहुत दूर दूर तक का मतलब रेजिमेंट लगी हुई थी, लेकिन कारगिल एरिया में वहाँ पे 4-5 रेजिमेंट बर्द लगी हुई थी नज़दीक। बाकी कश्मीर के जितने भी बॉर्डर था
जहाँ जहाँ पर मतलब एनसी लाइन लगा हुआ है वहाँ का एरिया भी तो ऐसा सर, कई सैकड़ों किलोमीटर खाई है, तो सैकड़ों किलोमीटर वो पहाड़ है, वो पता नहीं चलता। तो वहाँ पे ना जहाँ जहाँ पर हाइट था वहाँ वहाँ पे रेजिमेंट लगे थे और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। उधर पाकिस्तान का भी हो रहा था, इधर हिंदुस्तान का भी हो रहा था, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था कि हम लोगों को भी कि कहाँ पे हाइट है, वहाँ पे उनके गने डिप्लाई है। वो उन लोग पता पार कर पा रहे थे कि हमारे कि कहाँ पे है गोला, कहीं नाले में जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता था। उनको हाइट का फायदा मिल रहा था सर। हाँ, हाइट का पता नहीं था वो हाइट में क्योंकि थे। बहुत सी कीकर के पेड़ है, चीड़ के पेड़ है जी और पूरा बड़े बड़े पहाड़ है, ये है, पता ही नहीं चलता था। लेकिन ये पता चलता था कि गोला हमारा पाकिस्तान में जा रहा है, जी। क्यों वहाँ से 10 किलोमीटर लगभग पीछे थे हम लोग, जहाँ गने डिप्लाई थी। और सर जब आपको जानकारी मिली कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हो गए, तब रेजिमेंट में कैसा था माहौल, कैसा महसूस कर रहे थे? सर दुख तो बहुत हुआ था, दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हर जवानों को जोश आ गया उस समय, और हर जवान तैयार हो गया बिल्कुल तुरंत ही कि मतलब अब इसके शहादत का बदला लेना है, और अपने सर पे कफन बांध करके वहाँ से निकल गए कि मतलब ये करना है। ऑफिसर का अगला आदेश हम इंतजार कर रहे थे कि मतलब कब आदेश, और तुरंत आदेश मिला और सब वहाँ डिप्लाई हो गए, क्योंकि इसका बदला लेना है इसके शहादत का, कैप्टन साहब के। और सर आपके साथ बीती हो या फिर आपने सुनी हो कारगिल की कोई दिल दहलाने वाली याद या कोई घटना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? सर नौशीरा नामक स्थान है वहाँ पे, जी वहाँ पे बॉर्डर पे बंकर बने हुए हैं सब किनारे साइड में। तो एक हमारा भी बंकर बना हुआ था और हमें मालूम नहीं था, ना ही किसी को मालूम था कि इधर कोई गोला आ ही नहीं रहा है, ये एरिया शांत है। जी लेकिन पास में एक 70 मीडियम, जैसे हमारा 116 मीडियम रेजिमेंट में एक 70 मीडियम का भी मतलब बंकर बना हुआ था। वहाँ एक अचानक एक गोला आया, बंकर पर गिरना था, वहाँ पर कहीं थोड़ा सा चूक रह गया वहाँ बंकर बनाने में या कुछ इसी से, तो वो अंदर आ गया, अंदर आके फटा, वो इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि हाथ पर वहाँ चिथड़े उड़ गए। वहाँ पे 70 मीडियम के जो जवान थे उसके, हम लोग को पता चल गया वहाँ पे। खैर उस बंकर के पास मैं तो नहीं था जी। लेकिन हाथ पैर अलग, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया कि शायद दूसरा गोला वहाँ आ जाए। तो वो याद रह गया सर, वो याद रह गया, वो आंखों देखा वाली बात थी। और सर अभी आपसे पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे हम, तो आप कौशल यादव जी के बारे में बता रहे थे, हाँ तो उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को भी एक बार आप बता दीजिए। जी सर, जब मैं छुट्टी पे था तो मैं वहाँ गया, मैं ड्यूटी पे जाना था मेरे को। तो कानवाई वहाँ भाई मेरा न्यारी नामक स्थान है कश्मीर में, जो दुर्गमुल्ला बारामुल्ला क्रॉस करते हुए कुपवाड़ा से आगे, बहुत आगे है, त्रेगांव से आगे। तो वहाँ पे हमारी रेजिमेंट थी, वहाँ जाना था मेरे को। तो वहाँ कानवाई चलती है कश्मीर से, श्रीनगर से। तो वहाँ दुर्गमुल्ला में वहाँ खाना होता है, लंच होता है। तो मेरी सर्विस इतनी हो गई थी उस समय, करीब 23-24 साल सर्विस हो गई थी। तो मैं वहाँ खाना वाना खा रहा था, सभी लोग खाना खाते हैं वहाँ पे, खाना का लंच टाइम रहता है। तो मैंने देखा एक लड़का जो छत्तीसगढ़ी थोड़ा लहजा में बात कर रहा था। तो मैंने बोला कहाँ का रहने वाला है, मेरे को तो अभी तक छत्तीसगढ़ी अब कोई मिला ही नहीं। तो उसने बोला यार कौशल यादव मेरा नाम है और ग्रेनेडियर हूँ मैं। और बोला बहुत बढ़िया। मेरे को ऐसा लगा मेरा भाई मिल गया, क्योंकि वहाँ कोई छत्तीसगढ़ के कोई रहते ही नहीं थे, कोई मिला ही नहीं मेरे को अपनी। है कोई गिने चुने हैं जो इधर उधर है। अभी भी यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब थे वहाँ पे कुछ लोग, लेकिन मेरे से मुलाकात नहीं थी। लेकिन उससे जब बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। और वापस कारगिल मसला जब ख़त्म हुआ, वहाँ पे जब वापस आया फिर वहीं पे खाना था। मैंने पता किया वहाँ के रेजिमेंट उसके नज़दीक थी, कुपवाड़ा में थी। और कुपवाड़ा में सर्चिंग के दौरान, पेट्रोलिंग के दौरान वहाँ एक ऐसा घटना घटी जिसमें बखूबी से उन्हें लड़ाई लड़ा, वो एडवांस किया और उसको एक गोला आके लग गया उसको तुरंत ही, मतलब सेंटर वहीं पर ही फटा वो गोला आकर के, और चीथड़े उड़ गए उसके वहाँ पे।
बहुत ज़बरदस्त उसको चोटें लगी थी। तुरंत उसको इसके लगाया गया, उसको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन शहीद हो गए। शहीद हो गया हमारे देश। और खैर जब वर्दी पहन लेते हैं मिलिट्री, तब जोश रहती है, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकलने देते, क्योंकि अगर मिलिट्री आंख से आंसू निकाल दिया तो फिर आगे बहुत मुश्किल पड़ता है। जी। क्योंकि ऑफिसर उस समय डांट मारते हैं, तुम बेवकूफ हो, ये हो, हैं, हो ही जाता है, इंसान है। लेकिन जो जो नेतृत्व कर रहा है, जो गाइड है, जो ऑफिसर है, ब्रिगेडियर कर्नल है, वो जब वर्दी उतारता है तब वो बहुत रोता है, वो याद है हमें। और सर आर्मी में जैसा होता है सर, मिलिट्री में, कि आपको अपने आप को तो बचा के चलना ही है, आगे बढ़ते जाना है, पर जब आपके साथी को अगर गोली लग गई है या घायल हो गया है, तो उसको बचाना भी बहुत, मतलब पहला कर्तव्य हमारा वो होता है। तो ब्रदरहुड बहुत जरूरी है आर्मी में। हाँ, तो ये कैसे आता है सर? ये क्या मतलब सिखाया जाता है या फिर ट्रेनिंग के दौरान आ जाता है अपने आप? देखो सर, जब ये हम लोग ज़्यादातर उधर ऑपरेशन एरिया में रहते हैं, जी। ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई चढ़ाई है, बड़ी बड़ी हाइटें है, पहाड़ है, उसमें चढ़ना उतरना, जिस तरह, या कोई लग गया है, या कोई ज़रूरी नहीं है गोली से लगा है, वो गिर गया, कोई अचानक ये हुआ, कहीं गाड़ी पलट गई, तो ऐसे समय में हमारे में से कोई ना कोई जवान, एक ट्रूप रहता है, उसमें एक फर्स्ट एड कोर्स किया हुआ रहता है, या नहीं फिर एएमसी का एक जवान रहता है, जो एएमसी मतलब मेडिकल कोर का, वो जानता है। और हम जैसे मैं भी एक फर्स्ट एड कोर्स किया हूँ। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार वाला। अगर हाथ पैर टूट गया है तो वह कि किस प्रकार से तुरंत उसका उपचार करना है, और जो इंजेक्शन उसको देना है या मेडिसिन देना है उसको ये करते हैं, और सही सलामत उसको किस प्रकार से स्ट्रेचर बनाना है तुरंत, और उसको सही टाइम पे पहुंचाना है उसको सही जगह में, ताकि उसको अगर ज़्यादा कंडीशन खराब है उनका, तो हेलीकॉप्टर से वो अगर उसको सही जगह में बड़े अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है, और उसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। और सर विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे, तो वो कैसे शहीद हुए थे? अच्छा सर, ये हुआ कि जब पता चला, कारगिल में बताया कि कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है जी, और वहाँ वो एलसी लाइन है, तो एलसी लाइन वहाँ 22,000 फुट की ऊंचा पे, वहाँ -45 टेम्परेचर हो जाता है सर रात के समय। कौन? नवंबर दिसंबर के समय। तो हर बार जनता क्या है, वहाँ पे जो मिलिट्री है वो नीचे आ जाती है, नीचे टेम्परेचर डाउन रहता है, उस हाइट, इतने हाइट से नीचे आ जाते हैं, और उस बंकर वंकर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते थे। जैसे मार्च अप्रैल जून ऐसे लगा तो वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ फिर एक्यूपाई के लिए हर साल होता था। लेकिन 99 में क्या हुआ, जब जाने वाले नीचे आ गए थे, लेकिन एक बखरवाल, एक बकरी चलाने वाला था वहाँ पे, उन्होंने आकर के बताया कि आपके एरिया में पाकिस्तानी घुसे हुए हैं, और वो बंकर को मतलब घुस गए हैं अपने। तो कुछ ऑफिसरों को पता चला इस बात का, तो उन्होंने तुरंत एक्शन में आया और बोला, यार ऐसा कैसे हो सकता है, कभी तो हुआ नहीं है। फिर भी बोले, वो उसमें तैयार किए कैप्टन बत्रा साहब को, और बोला कि 4 आदमी और लिए उसके साथ में, 4 जवान तैयार होकर के गए। जब गए वहाँ पे जाए तो वो पहले पता चल गया उनको, क्योंकि वो अपने एरिया में आ गए थे, पूरा अपने एरिया में आ गए, और इधर उधर से चारों तरफ से उसको घेर लिया, और उसको उसी समय उसको तहस नहस उसको काट पीट दिए उसको, और उसके बॉडी को वहीं फेंक दिए। फिर उसके बाद में पता चला, उसको पता चला कब, जब पाकिस्तान वालों ने न्यूज़ दिखाना शुरू किया कि एक ऑफिसर यहाँ गलत से मतलब बॉर्डर क्रॉस कर रहा है पाकिस्तान की तरफ करके, तो हमने पाकिस्तानियों ने, हमारी मिलिट्री ने उसको मार गिराया ऐसे करके। जब इनको पता चला, यहाँ पे पता चला, तो इन्होंने जब देखा बाद में वाकई इसका तो
इस प्रकार की वो कहानी कुछ अलग ही थी यहाँ पे, है? ऐसे पता चला था। तो खून खौल उठा था सभी का तो वहाँ पे। अब इसके तभी मतलब तुरंत ही मतलब लड़ाई का मतलब पूरी रेजिमेंट पूरे मिलिट्री एकदम तैनात हो गई। लेकिन सर बोलते हैं ना लड़ाई, लड़ाई तो आर पार की लड़ाई को लड़ाई कहते हैं सर। हम ही उस समय मैं था वहां पर तो नहीं था, लेकिन अपनी रेजिमेंट में था। अपनी रेजिमेंट के हर जवान हर इसको होता है एक बार लड़ाई लग जाए हम दिखा देते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि मिलिट्री के पास सर हिंदुस्तान के पास ऐसे ऐसे पक्षपात, ऐसे ऐसे गन, ऐसे ऐसे रडार है कि दुश्मन को तहस नहस करने में टाइम नहीं लगेगा सर। और वहां पर जो हालत देखा गया, जोश हिंदुस्तान के हर एक जवानों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। वहां पे केवल जो लाशें अंदर गिरी हुई थी ना, हमारी जो मिलिट्री थी इन्फेंट्री, वो एडवांस करती गई और वहाँ नीचे गनें लगी हुई थी, हेवी मोटर रेजिमेंट, वो फायर करती थी, लेकिन वहाँ तक गोला नहीं पहुँच पाता था। बफोर्स भी लगी थी, मीडियम गन भी लगी थी, भारी कोशिश करने के बावजूद, लेकिन इन्फेंट्री ब्रिगेड, पैदल सेना, वो किसी भी तरह जो भी नुकसान हुआ ही हुआ, वहाँ पहुँचे और वहाँ के जब बताया वहाँ पे पूरा काट के फेंक दिए वहाँ पे, अच्छे चलो, और भगाना था काम। वहाँ पे लड़ाई एलसी लाइन को क्रॉस करने के लिए आदेश नहीं मिला था। लड़ाई उसे कहते हैं जो क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस का आदेश तो नहीं मिला था। लेकिन वहाँ पे जितने भी थे पाकिस्तानी, उसको इन्फेंट्री ने, मिलिट्री इन्फेंट्री ने वो हाल किया कि वहाँ के लाशों को उठा उठा के उसके एलसी लाइन के बाहर फेंके, और कोई लेने के लिए भी नहीं आ रहा था उसकी लाशों। और इंडियन मिलिट्री कभी खुद से पहले से हमला कभी नहीं करती है सर, मतलब हाँ, वो जवाबी कार्रवाई ही करती है हाँ, जवाबी कार्रवाई करती है, खुद से हमला पहले नहीं करती। कभी नहीं किया इंडिया, पहले नहीं किया है। जी जी। और सर जब आपको न्यूज़ मिली कि कारगिल वार जो है ख़त्म हो गया और इंडिया जीत चुकी है उसमें, तो कैसा माहौल था रेजिमेंट में सर? हाँ, खुशी का माहौल था, लेकिन सर हमें थोड़ा सा ये हुआ कि लड़ाई तो लगना था, एक बार एडवांस तो करना था जी। एक बार एडवांस करने का आदेश मिलना था बस। मैं तो बोलता था ना, एक कहानी, एक जोक की तरफ होते ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, जी। वो हाल करके बताते पाकिस्तान को वो जिंदगी में मुंह निकल सकता है अभी। और सर जैसा आप बता रहे हैं कि -45 तक वहाँ टेम्परेचर पहुँच जाता था, हाँ। तो इतने ठंड में आप कैसे सरवाइव करते थे, कैसे एडजस्ट करते थे? ये -45 वो टाइगर हिल में होता था, लेकिन नीचे -10 डिग्री, -15 डिग्री, -20 डिग्री, उसमें सहन कर लेते थे। उसमें क्या है सर, हम लोग को क्लोथिंग मिलता है वहाँ पे, बड़े बड़े बूट मिलते हैं, बड़े बड़े मोजे होते हैं, 2 मोजा पहने, उसके बाद बूट पहने, स्नो बूट होता है वाइट कलर का, वो पहनते हैं। क्लोथिंग होता है, गर्म होता है, गर्म शर्ट रहता है, और उसके बाद कोट रहता है, फिर जैकेट रहता है, उसके बाद फिर मंकी कैप रहता है, फिर कैप के बाद वो जो चश्मा लगाए रखते हैं, क्योंकि अगर दिन में अगर चश्मा नहीं लगाए तो आँख की रोशनी जा सकती, बर्फ के कारण। हाँ, बर्फ का, क्योंकि बर्फ की रोशनी की जब चमक पड़ती है उसमें बर्फ में, तो आँख बिल्कुल रोशनी चली जाएगी। इसीलिए अगर मौसम नहीं है, ठीक नहीं है, मौसम ठीक है, सूर्य नहीं निकला है, तो आप चश्मा निकाल सकते हो, वरना उसको चश्मा लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आँख बंद करके चलना, ऐसी बात है। और सर बुलेट प्रूफ जैकेट का भी आप ही से जानकारी मिला कि बहुत हैवी होता है बुलेट प्रूफ हाँ, जैकेट। बुलेट प्रूफ का वजन देखो, इतना क्लोथिंग तो होता है कि उसको चलना ही मुश्किल है, लेकिन उसके पीछे, आगे और पीछे प्लेट रहता है, लोहे का प्लेट होता है, जो लगभग 2.5 किलो का होता है, वो आगे और पीछे रहता है, बड़ा बड़ा प्लेट। उस जैकेट के अंदर एक ये होता है, थैला टाइप का बना रहता है, उसमें डालते हैं उसको, ताकि कोई आगे से पीछे से गोली लगे तो वो रिप्लेस हो जाए। यही गोली नहीं लगना चाहिए, बाकी लगेगा तो वो तो टूट फूट तो होते रहता है जी। क्योंकि हॉस्पिटलों में मैंने ज़्यादातर देखा है वहाँ भी कि जिसको गोली लगी, चाहे हाथ पे पैर में ज़्यादा लगती है, यहाँ तो ब्लड प्रूफ रहता है, ऑपरेशन एरिया में वो लगाना जो जरूरी रहता है। और सर आर्मी आपने ज्वाइन की, तो आपके कोई प्रेरणा थे, या आपने कैसे, क्या सोच के आर्मी ज्वाइन किया था? सर पहले तो मैं देखता था कि आर्मी में स्मार्टनेस और वर्दी, एक दिल करता कि मैं भी मिलिट्री बनूं,
काफ़ी दिनों से इच्छा थी। जब मेरा दोस्त था एक लखविंदर सिंह बल करके, जी वो जब मिलिट्री पहन करके आया और मेरे सामने खड़ा हुआ तो एक दिल से उमंग चाहिए कि मैं भी यही बन के बताऊँगा। उसने बोला बहुत मुश्किल है, बोला आसान नहीं है साहब सोनी जी करके। मैं बोला मैं करके बताऊंगा और तुरे को बताऊंगा यहाँ पे। बोला बोला ठीक है देख लेते हैं। मैं भी गया सर, काफ़ी मेहनत किया। जी 1 साल मैंने दौड़ और वो दुनिया भर के ये बैंड स्टैंड चिन अप पुशअप जो होता है वो किया। उसके बाद मैंने जा कर के ये लिया, फिजिकल फिटनेस था। 18-19 साल उम्र थी मेरी, हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था। फिर मैंने जा कर के ये किया। 70 लड़के में 3 लड़के सेलेक्ट हुए, इसमें मैं भी हो गया सर। जी और वहाँ पर गया तो वहाँ जाने के बाद पता चला जब कि वो ट्रेनिंग कैसी होती है, कैसा ऐसे ही वर्दी नहीं पहनते सर। हर लोग भर्ती नहीं हो सकते उसमें। हर सभी की इच्छा होती है कि समाज सेवा करूं, लेकिन समाज सेवा करूं और देश की सेवा करूं। कई लोग होते हैं देख करके अभी हम भी बनेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद पहले तो फिजिकल फिट होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और जोश और होश होना चाहिए वहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई शिक्षा की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसमें कम से कम हायर सेकेंडरी या 12th पास करना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं 12th पास कर लिया था। मैं हायर सेकेंडरी था, 11वीं पास किया था मैं, तब गया था। और सर आपके परिवार में कोई इससे पहले था आर्मी में? सर मेरे परिवार तो दूर रहे, मेरे पूरे धमतरी डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं था। मैं धमतरी का रहने वाला हूँ जी और आने के बाद भी खोजा भी बहुत नहीं मिला। और यहाँ के लोग थोड़ा दिल उनका छोटा है, मम्मी पापा का है कि मतलब मेरे को एक बाल्टी पानी भी नहीं उठाने देते थे मेरे मम्मी पापा। जी और जब तक मैं फौज में रहा, ट्रेनिंग करता रहा, मैंने कभी ये नहीं बताया अपने माँ बाप को कि मैंने ऐसे किया है, कि मैंने ये किया है, मैंने लड़ाई लड़ा है करके। क्योंकि वो कमज़ोर थे, उन लोगों का दिल कमज़ोर था। ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है सर। ट्रेनिंग बहुत कई लोग हार्ड होती है, लेकिन एक दिन उसका जो परिणाम निकलता है ना सर, उसको फक्र होता है कि मैं हिंदुस्तान का मैं फौजी हूँ करके, जी। फक्र महसूस होता है। और सर मिलिट्री में आप किस पोस्ट में थे? मैं हवलदार ऑपरेटर था सर, वायरलेस ऑपरेटर था। और वायरलेस ऑपरेटर का काम रहता है सर कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जी लेकिन ये इसमें एक कोड वर्ड होता है सर। हम लोगों की जो पढ़ाई होती है कोड वर्ड से होती है, जी क्योंकि वहाँ पाकिस्तान उस पूरा कम्युनिकेशन रहता है, उन लोग भी सुनते रहते हैं। जी तो हम लोग जो बात करते हैं, जैसे वहाँ से ओपी पोस्ट, ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अगर गोला निकालना है सर्वे टीए वाले को, तो हमें बताएगा वहाँ एक ऑपरेटर रहेगा। दूसरा ऑपरेटर वहाँ से करीब 20 किलोमीटर पीछे गन जहाँ लगी है वहाँ ऑपरेटर रहेगा। वहाँ के ऑफिसर को बताएगा कि ये दूरबीन देख के ऑफिसर बताता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट से कि इतनी डिग्री, इतने ऑस्कर टेंगो, इतने फ्लाइट करके आप वहाँ से गन में लगाए, तो वो गन में स्विच करता है, फिट करता है उसको। जी अब उसके बाद वहाँ वाले ऑपरेटर को बताता है, तो वहाँ ऑपरेटर है वो इसको भेजता है। अब फिर आदेश देता है फायर, ओपी पोस्ट से फायर का आदेश देता है, तो दान फायर करता है और दुर्गे माता की जय करके जोर से बोलते हैं, फायर होता है। और सर जो टेररिज्म है, टेररिज्म से लड़ाई अगर होगी तो मिलिट्री जाएगी कि मतलब और कोई फोर्स जाएगी? टेररिज्म से जब होती है, जो पाकिस्तान के तरफ से होता है देखिए हमला। सर, वहाँ पर मिलिट्री भी लगी है, बीएसएफ भी लगी हुई है, ड्यूटी दोनों तरफ से है। जी लेकिन अब वो बीएसएफ का मान काम रहता है वहाँ पे, हमारी हलचल रहती है, वहाँ पर भी ड्यूटी रहती है, दोनों की ड्यूटी सेम ही रहती है। टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए सर क्या कर रहे हैं बीएसएफ और जो मिलिट्री है, क्या कदम उठा रहे हैं? आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सर, इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन जी यही है हमारी जो ड्यूटी है वो ठीक रहे। कोई परिंदा भी अगर पर नहीं मार सकता वहाँ पे, ऐसी है वो एरिया। भी तो जो भी आता है वहाँ मारा जाता है आतंकवाद।
और अंदर के मामला में, अंदरूनी मामला में सीआरपीएफ बीएसएफ है जो बखूबी से संभाले हुए हैं। और हमारा सर मुकाबला अगर बोलें पाकिस्तान के साथ है या फिर चाइना के साथ, दोनों में से आप किसको ज़्यादा ताकतवर समझते हैं? मैं पाकिस्तान को तो नहीं समझता, आप अपने नज़रिए से बताइए किसको समझते हैं? सर देखो, चाइना सियाचिन में है बॉर्डर, जो आए दिन को थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है, और आप लोग में टीवी में और पत्राचार महा से पता चलता होगा, वो घुसपैठिया कभी भी घुसने की कोशिश करता है, मार भगाते हैं उसको जी। ठीक है, उसको मार भगा देते हैं। और कोई उसे चाइना से उतना ज़्यादा ये नहीं है, ज़्यादा हमारा जो मेन दुश्मन है वो पाकिस्तान है। तो उतना ताकतवर नहीं है? उतना ताकतवर नहीं है पाकिस्तान नहीं। वो आए दिन कुछ न कुछ 3-5 करते रहता है, वो घुसने की कोशिश करता है, वो मारा जाता है। वो वहाँ की सरकार मिलिट्री मतलब ऑपरेट करती है, ऐसा कुछ है ना सर? हाँ, वो तो सब मिलिट्री ही है, वो संभाली हुई वहाँ पर, अंदर में भी बाहर में भी। कोई सीआरपीएफ बीएसएफ नहीं हो, उसमें मिलिट्री ही है सब पूरा। जी। और थोड़ा थोड़ा लगे हुए हैं कोई, लेकिन तब मिलिट्री है, वो पूरा उसके सहारे चलते हैं सरकार के थ्रू। और सर कारगिल वॉर जो है उसको ना मीडिया कवरेज मिला था, तो इंडिया का पहला वॉर था जिसको मीडिया कवरेज मिला था। कैप्टन विक्रम बत्रा का भी ना इंटरव्यू हम लोग देखते हैं, उनसे बातचीत की थी मीडिया। तो मीडिया का जो रोल था वो फायदेमंद था या नुकसानदायक था आपकी नज़र में? सर मैं कहूँ मीडिया का सर थोड़ा रोल तो मेरे को माने तो मेरे को ठीक नहीं लगा सर। जी। क्यों? इसलिए कि वहाँ पे कौन कौन से एरिया में, बॉर्डर में जब डिप्लॉय थे, तो यहाँ से जो फायर करते थे, यहाँ से जो भी मतलब ये होता था, और उधर से भी गोला आया, हमारी गोला वहाँ पे हिट हुआ नहीं हुआ ही होगा, क्योंकि वहाँ से एक आध गोला अगर गिर गया इधर और यहाँ कोई कैजुअल्टी हो गई हमारी, टूट फूट हो गया, टेंट फैंट टूट गया, वहाँ बंकर टूटा है, तो मीडिया उसको टेलीकास्ट कर देती है, उसको सीक्रेट नहीं रहता सर। हाँ, उसको मतलब बता देती है इतने टूट गए, इतने बंकर तोड़ दिया, ये वो कर दिया, तो वहाँ पे पता चल जाता है उन लोगों को कि हमारे फलाने जगह में गन जो डिप्लाई थी वो डिप्लाई सही हिट की है, वही एरिया में शूट करो, उनको पता चल जाता है। वो बैठे बैठे वहाँ से पता चल जाता है। तो मैं इस चीज़ को मैं ये नहीं कि इनकी जो रोल मिलिट्री को करना है उसको करने दीजिए, मीडिया बाद में देखती रहेगी उसको, सीक्रेट रहना। लेकिन हाँ, उसको अगर सीक्रेट है, हाँ मीडिया ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कोई गलत नहीं है, लेकिन उस एरिया में डिस्टर्ब ना करे। ऑपरेशन के समय बीच में बजा करके भले मतलब उसको पूछताछ कर सकते हैं, इतना टूट गया, इतना टेंट खराब हो गया, इतना ये हो गया, वो पूरा वीडियो शूटिंग करके पूरा बता देते हैं, और वहाँ पूरा बखूबी से समझ जाते हैं। और वो वहाँ की जो मीडिया है वो सर सीक्रेट रखते हैं? वहाँ की मीडिया सीक्रेट रखती, कोई ये नहीं करने देती, और गलत जानकारी फैलाती है। हाँ, जैसे गलत जानकारी देंगे उसको, दूसरा उनका कुछ हुआ होगा नुकसान, उसको बता देगा कि हमने वो इतना उजाड़ दिया, इतना ये किया। जैसे हम अभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिनंदन थे, उनको पकड़ ली थे, तो वहाँ और बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे जी। अभिनंदन का ही सोच लो आप लोग जी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं था, उसका एक बाल बांका नहीं कर पाया उसका, अभिनंदन का। अगर सोच लो अगर कुछ कर पाते तो क्या होता जी, वहाँ अकेले रह के भी, क्योंकि सरकार हमारी अभी मोदी जी है जी, तो इन्होंने भी कई एक पक्षपात अभी देखे हो गए, एक से एक मतलब मिसाइलें ली हैं, खरीदे हैं जी, और केवल वो अपना ड्यूटी अपने हमारे मिलिट्री वालों के साथ ही निभाते हैं और हौसला बढ़ाते रहते हैं। हौसला तो रहती है सर, बुलंद रहती है फौजियों की जी। लेकिन ऐसे समय में एक देश को नेतृत्व करने वाला अगर आकर के आपको हाथ मिलाए, दिवाली में, दशहरा में लोग वहाँ मिला रहे हैं, इंजॉय करते हैं घरों में, लेकिन वहाँ मिलिट्री वालों के पास आकर के ऐसे बिक रहा है जो सरहद में -डिग्री में मतलब टेम्परेचर में ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनकी हौसला और बढ़ जाती है जी। और सर जैसे आप त्यौहार की बात कर रहे हैं, तो बेस में आप कैसे मनाते थे त्यौहार? क्योंकि कई बार ऐसा होता था छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वहाँ आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे? वहाँ बहुत अच्छा तरीके से मनाते हैं सर जी। वहाँ हर चीज़ का मतलब, वहाँ भी एक कहावत है, एक बड़ा खाना कह के बोलते हैं वहाँ पे जी, हम लोग बड़ा खाना बोलते हैं, उसमें वो पूड़ी वगैरह
पकवान वगैरह बनेगा और भी अच्छा, ये मतलब ये होगा। चारों तरफ टेंट लगे रहेंगे, जी कंपनी बाई कंपनी, एक बैटरी होता है, हमें इसका है तो पापा की रोमियो हेडक्वार्टर, ऐसा बैटरी टेंट लगे रहती है। और बीच में अगर हम कैंप फायर करना है या कुछ ये है तो हर चीज़ का बंदोबस्त रहता है, खाने पीने का। और ऑफिसर्स आते हैं और सबकी हौसला अफजाई करते हैं, सबको हर एक से मिल करके खुशी खुशी बताते हैं और उनको भी फक्र महसूस होता है। और किसी की, जी सर आप कुछ बोल रहे थे। और उसमें कोई किसी को गीत गाना है देश के लिए, किसी को कुछ, वो कुछ प्रोग्राम होते रहता है सर। और किसी के घर से खुशखबरी आती है तब भी ये होता है शायद सर ना, बड़ा खाना जो आप बता रहे हैं। हाँ अगर कोई किसी के घर से खुशखबरी आई है, कुछ हुआ है अच्छा, हाँ हाँ चिट्ठी आती है, हाँ तो हाँ मैं मूवी में देखा था कि आज मेरे तरफ से है बड़ा खाना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। यहाँ पे कोई भी खुशखबरी आती है तो वो अपने तरफ से कुछ ये करता है। नहीं तो वो क्या है कि मान लो किसी का लड़का हुआ है या किसी लड़की हुई पहली बार, तो वो जो नाश्ता मिलता है जी। उसमें अपनी तरफ से बोल देता है कि आज का नाश्ता है वो हमारे तरफ से रहेगा। या नहीं फिर कुछ दोपहर के समय या टी ब्रेक में कुछ अपने तरफ से समोसा वगैरह ये करवा देता है। ये कोई ना कोई पकवान मतलब भेंट करता है वो और खाते हैं। और सर कारगिल युद्ध की तरफ चलेंगे तो चाइना का इसमें क्या रोल था? चाइना का तो रूल नहीं था, लेकिन बॉर्डर में तैनात थी। जी बॉर्डर पूरा, जितने भी बॉर्डर है सर, एलसी लाइन है, वहाँ पे पूरी मिलिट्री रेडी हालत में थी। और सर आर्मी में आप जब थे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हुई? मेरी पोस्टिंग सबसे पहले हुई सर नासिक रोड कैंप से, तो मैं ट्रेनिंग किया। उसके बाद पहले हुई धांगेधरा गुजरात में। गुजरात के बाद सीधा मेरे को जयपुर हुआ सर, सिटी में, एन सिटी में। ये हर 3 साल 2.5 साल 3 साल में एक बार कश्मीर में हुई, श्रीनगर में। वो श्रीनगर में एक है न्यारी नामक स्थान है, जी वहाँ पे न्यारी, वहाँ पे करीब 150 किलोमीटर दूर पे है। न्यारी में हुई, जो नज़दीक है, बॉर्डर के नज़दीक। और उसके बाद फिर आया मैं तालबेहट में, यहाँ मध्य प्रदेश में है, झांसी के पास वहाँ। उसके बाद मेरे को फिरोजपुर में हुआ, पंजाब में, जी वो पीस एरिया में हुआ। फिर उसके बाद फिर मेरे को हुआ नारिया टॉप में। वो कश्मीर है लेकिन उसका दूसरा रास्ता है सर, जी सुंदरबनी होकर के जाया जाता है उसमें। वहाँ नारिया टॉप में नौशेरा पुंछ एरिया, वो रास्ता अलग है, जी उधर हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ आया मैं अहमदाबाद में। जी अहमदाबाद में आने के बाद अहमदाबाद से फिर आप रिटायर हुए? हाँ। जी। और सर जैसे बटालियंस होती है अलग अलग, तो क्या उनके बीच में भी आपस में भी कंपटीशन कुछ होते हैं? हाँ कंपटीशन होता है ना सर, कंपटीशन होता है, लेकिन लड़ाई का नहीं होता उसमें। उसमें भी फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है और ये मान वो खो खो होता है और बॉक्सिंग होता है, रेसलिंग होता है। वो एक रेजिमेंट दूसरे रेजिमेंट से इस प्रकार से ये करता है। पहले अपने पापा क्यूबिक रोमियो हेडक्वार्टर ऐसे बैटरी है अलग अलग, वो आपस में एक करते हैं, एक फिट करते हैं अपनी रेजिमेंट के लिए। 116 मीडियम रेजिमेंट है तो उसमें तैयार करते हैं, जो विनर होता है उसको फिर दूसरे रेजिमेंट से करते हैं। अच्छा, दूसरे रेजिमेंट फिर ब्रिगेड लेवल में होता है, उसमें जो चुने जाएंगे तो ब्रिगेड लेवल के बाद उसको आगे मतलब ये करते हैं। इस प्रकार जो मिल्खा सिंह का नाम नहीं सुना है आपने? जी जी भाग मिल्खा भाग में देखे हुए? जी हाँ सर, मैं जब भर्ती हुआ तो मैं मिल्खा सिंह के साथ, मतलब ये जब वो रिटायरमेंट हो रहे थे उस समय, अच्छा तो मैं देखा हुआ हूँ उसको। जी, तो जी। वो मिलिट्री के थे, सर्विसेज खेलते हैं, सर्विसेज के बाद मिलिट्री उसमें जाते हैं सर। अभी बहुत से जो प्लेयर है इसमें भी देखे हुए कॉमनवेल्थ में और इसमें, तो उसमें मिलिट्री से भी चुने हुए हैं बॉक्सिंग वगैरह जो खेल है वो। उनको स्पेशल अटेंशन देते हाँ, सर, अगर उसको स्पेशल मतलब उसका वेलफेयर किया जाता है। उसको दूध अंडा वगैरह जो भी देना है, उसको डाइट देना है, वो देते रहते हैं उसको। जी जी। और सर जैसे हम सिविलियंस हम तो बॉर्डर में नहीं जा सकते या फिर आर्मी की जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, तो हमारा सिविलियंस का क्या कर्तव्य बनता है कि अगर हम आर्मी की मिलिट्री की मदद करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए?
सर एक तो ये है कि मैं एक बात बताऊं कि मैं देखा हूं, आंखों देखा बता रहा हूं। जब ये कारगिल की ये हुआ था, जब मेरे को वहाँ रिटायरमेंट, जब मैं जा रहा था, मैं सन 99 में मैं जी ड्यूटी में था और छुट्टी खत्म हो गई, मैं जा रहा था, उसी समय लगा हुआ था लड़ाई का ये आदेश। तो एक एम्बुलेंस खड़ी थी श्रीनगर के पास में, जी भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। लेकिन वो एम्बुलेंस में मेरे को पता चला यहाँ में ब्लड डोनेट किया हुआ है लोग बहुत से। तो पता क्या है, वहाँ के डॉक्टर साहब से, सर ये डॉक्टर साहब ये ब्लड कहाँ से? बोला ये हिंदुस्तान के जितने भी जवान हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें ब्लड डोनेट किया हुआ है, उन्होंने ये रखा हुआ है वहाँ पे उसका डोनेट, ये फौजी भाइयों के लिए। तो ये हेल्प, बहुत बड़ा हेल्प था। जी और भी मतलब थे वहाँ पे जितने भी जो जा रहे थे लड़ाई के लिए, तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तो ट्रेन रोक रोक करके कोई आरती उतार रहा है, तो कोई तिलक लगा रहा है, बहनें आई हुई थी वहाँ और राखी बांध रहे थे, ये देखा। और सर फौज में रहते हुए क्या आपने कोई भाषा सीखी? सर मेरी मिक्स अरेंजमेंट थी। मिक्स अरेंजमेंट मतलब सभी थे, सभी धर्म के थे, तो उसमें थोड़ी थोड़ी भाषा मैंने को सब आने लगी, पंजाबी भी और बिहारी भी, लगभग लगभग सब भाषा, बंगाली भी थोड़ा बहुत सभी बोल लेता हूँ। लेकिन मद्रासी है वो ऐसा हो गया कि मद्रासी भाषा बहुत कठिन था, लेकिन क्या बोल रहे वो समझ जाते थे, क्योंकि आधा हिंदी आधा ये होता था, समझ जाते थे क्या बोल रहा है ये। जी जी तो और खाना पीना भी सब साथ में रहता था इसमें, क्योंकि वो एक कहावत है ना, शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं, वो मिलिट्री है सर। जी वहाँ पे ये नहीं देखते कि क्या कौन क्या है, एक मग में चाय आता है ना सर, जी तो चाय सभी पी लेते हैं। स्वस्थ होना चाहिए आदमी, तू भी 2 घूंट मारता है, वो भी 2 घूंट और वो भी 2 घूंट मारता है। ये नहीं बोलते ये कौन सा जाति का है, कौन ये है, नहीं। वो सिल्वर वाला जो मग आता है सर, हाँ मग, बड़ा सा मग रहता है सिल्वर टाइप। लोहे वाला। हाँ लोहे वाले जो जी व्हाइट का वो जी लगा जी रहता जी है, जी हाँ वो चीनी। है सर, हमारे घर में भी है। हाँ हाँ, जी अच्छा अच्छा, नाना जी थे आर्मी में ना, वाह, तो वो दिए थे, मतलब उसको हम रखे हुए हैं अभी तक संभाल हाँ के। हाँ बहुत बढ़िया। जी। और सर मैं ये बोल रहा था, जैसे आपकी पोस्टिंग बाहर बाहर ही हुई, तो फैमिली से मिलना बहुत कम होता था, तो कैसे एडजस्ट करते थे आप भी और फैमिली भी? देखो सर, हम बाहर रहते थे, लेकिन उस समय कोई ये कम्युनिकेशन का साधन नहीं था सर, जी अगर बॉर्डर एरिया में था तो। लेकिन किसी तरह उसको निकाल करके हम सिटी एरिया में आते थे, अगर लड़ाई नहीं लगी है, बॉर्डर एरिया में ड्यूटी है, सिटी एरिया में, और फ़ोन द्वारा हम कोई ना कोई मिल जाता था कि फलाने के यहाँ बुला के लाना, उसको फ़ोन करना, थोड़ा मैडम से बात कर ले ऐसे करके, तो उसको हौसला बनाए रखते थे। और वो भी हमारी मतलब निगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोच रहती थी और हमारी हौसला बनाए रहती थी, और हमें यही चाहता था कि हमारी मिसेस मैडम, हमारे परिवार, हमारे बच्चे ठीक है कि नहीं है। जी तो हमें बड़ा खुश होता था और एनर्जी मिलता था कि हाँ हमारा परिवार ठीक है। इस प्रकार से बातचीत होती रहती है। और वहाँ पे जो अंतर्देशी आता था, एक मिलिट्री का ही अंतर्देशी होता है वहाँ पे जो आता है, उस अंतर्देशी को वहाँ पे पढ़ा जाता है, तुरंत आपके हाथ में नहीं आएगा, वहाँ पे थोड़ा से देखेंगे। वहाँ पे अगर भाई की शादी, अगर मिलिट्री में अगर लड़ाई के समय है या हालत ख़राब है या ज़रूरत है वहाँ पे, तो लेटर खोल के पढ़ेंगे, उसमें भाई की शादी या बहन का बच्चा हुआ, ऐसा कुछ अगर आएगा तो छुट्टी नहीं मिलेगी, समझे। अगर उसमें देखें मदर की तबीयत खराब है, तो तुरंत उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई आपकी माँ की तबीयत थोड़ा ख़राब है, आप जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जननी और जन्मभूमि, उसको आँच नहीं आना चाहिए। जी उसमें आँच आ गया तो दोनों को देखने के लिए बोलते हैं। अगर वो लड़का अगर चाहेगा कि भाई मेरा भाई तो है ही वहाँ पे, मेरा छोटा भाई तो है, वो संभाल लेगा, फिर वो करता है। अगर वो अकेला है तो उसको बताएंगे नहीं कि तेरी माँ की तबीयत खराब है करके, क्योंकि उसके घर वाले तुरंत उसको भेजते हैं, घर भेजते हैं उसको। ये नहीं कि मतलब अगर डेथ हो गया है तो उसको यही बताते हैं कि तबीयत खराब है, आप जाइए, थोड़ा आपकी छुट्टी थोड़ी सी बाकी है, आप होके आ जाओ, क्योंकि रेजिमेंट में भी बहुत से लड़के हैं, तुम्हारे बदले में काम करने वाले और भी हैं। हर एक का मतलब सपोर्ट होता है, कहिए।
4 को भेजते हैं तो 4 आदमी वहाँ होना चाहिए वो काम करने वाला, जी। तो इसीलिए तब भेजते हैं। तो उसको इसी बहाने उसको भेजते हैं छुट्टी, और वो क्या आता है वो। और सर मेरी ना नज़र आपके मेडल्स में ही जा रही है, शुरू से मैं वही देख रहा था। तो इन मेडल्स का क्या मतलब होता है सर, आप जो लगाए हैं चेस्ट पे? सर ये देश आज़ाद हुआ था तब उसका है। जी। और ये एरिया में, हाईएल्टी एरिया में हम लोग थे, जो बर्फ़ एरिया में रहते हैं ना, जी। कश्मीर जी जी। हैं, उस एरिया में ये मिलता है। जी। और जब ये 20 साल की सर्विस हुई तब मिला ये। अच्छा। कोई रेडिडेंटरी नहीं, कोई ये नहीं है, कोई मतलब हम लोग कोई दूसरा काम, गलत काम करते ही नहीं है मिलिट्री वाले। जी। गलत में काम करते हैं उसका तुरंत, अगर गलत किया, देश के गद्दार निकला, तो उसका तुरंत कोर्ट मार्शल होता है। तो कहीं ना कहीं अब सुनने में आया ना कहीं आकर के कोई ना कोई घुस जाते हैं और इस प्रकार से गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको वो पकड़ा जाता है, वो है? उसको सज़ा मिल जाती है, और वो उसका मेडल वेडल सब छीन लिया जाता है। लेकिन जो अच्छा काम किया 20 साल, उसको ये मेडल दिया जाता है। ये 9 साल का है सर, जी। और देश आज़ाद हुआ था तब इसका है। ये जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ी है, आप रक्षक अपना रक्षक, जब पंजाब में जो हालत खराब थी उस समय का है ये, इस प्रकार से। और सर सेना में सबसे बड़ा जो खिताब होता है वो कौन सा होता है? जी। जैसे कोई शहीद हो गया सर, हाँ। तो सबसे बड़ा जो उसको खिताब मिलता है वो कौन सा है, जो पुरस्कार मिलता है? जैसे परमवीर चक्र हो गया। हाँ, परमवीर चक्र मिलता है सबसे उसको। बड़ा परमवीर हाँ, चक्र है। वीर चक्र भी मिलता है, सबसे बड़ा परमवीर चक्र होता है। जी। उसके बाद वीर चक्र होता है, जैसे कौशल यादव को मिला परमवीर चक्र मिला। जी। उन्हें ऑपरेशन एरिया में लड़ाई के समय उसको मतलब ये हुआ था, और पीछे नहीं हटा, वो आगे डटा रहा। जी। इसके साथ मतलब उसको इसके लिए मिला उसको परमवीर चक्र। और सर महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में बहुत ही खूबसूरत शहीद स्मारक आप लोगों ने निर्मित किया है। जी। वो बहुत अच्छे से आप मेंटेन भी करके रखें, तो वो आपके कैसे आपने उनके मतलब बनाया उसको, और क्या क्या स्टेजेस आप पार करके आए, उसके जी। बारे में बता दीजिए। सर पहले जब हम रिटायर होके आए 3-4 लोग थे, हैं, तो हम लोगों ने मतलब जब भी कारगिल विजय दिवस या पाकिस्तान विजय के दिवस मनाते थे, तो ऐसे ही चौराहे पे इसमें मनाते थे सर। जी। हैं, कैंडल वंडल जला दिया, पोस्टर लगा दिया, उसमें उस प्रकार बनाया करते थे। जब हमारी लोग आगे बढ़ते गए और आते गए लोग हैं, तो फिर देखा मतलब एक उन्हीं में से एक ऐसा आदमी आया, ऐसा जवान आया, 2-3, उन्होंने प्रण किया कि सर यहाँ पे शहीद स्मारक बनाना चाहिए। हम लोगों की टीम में होती गई, बनती गई, एक में 10-12 लोग हो गए हम लोग धीरे धीरे रिटायरमेंट होकर के आने से। तो टीम बनाया, मीटिंग हुई, मीटिंग में बताया गया भी हम शहीद स्मारक बनाएंगे। फिर जगह कहाँ मिलेगा फलाना देखा, तो बोला जगह का करेंगे कोशिश और बनेगा। और हमने चारों तरफ से मतलब इस प्रकार से बातचीत किया, सरपंच वगैरह से मिले, और फिर उसके बाद उन्होंने भी एग्री हुआ, उधर से भी पटवारी वटवारी सभी से ये करने के बाद उसको बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा के लिए हमने सर अपना अपना पैसा मिलाया, 20-20 हज़ार रुपये करीब मिले सभी लोगों ने। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज़मीन, पहले ज़मीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत नीचे बहुत गड्ढा और बहुत ये था, उसमें जब ये लगेगा। तो हम लोगों ने, हमारे युवराज सर है हमारे जो अध्यक्ष महोदय, जी जी। अखिल भारतीय के पूर्व सैनिक के, उन्होंने बताया कि हम सहयोग राशि लेंगे पूरे महासमुंद से। तो हमने बोला ठीक है सर, हम लेंगे। हम उसमें मैं भी अहम भूमिका में निभाया था, और बाकी दोस्त यार भी है, आरपी हवलदार, आरपी साहू जी, और हमारे 2-3 कनक राम जी निषाद, वो भी थे। और इन लोगों ने वे नक्शा तैयार किया, और उसके बाद बताया सर ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करके। तो हमने वो किसी को भी नहीं छोड़ा चंदा लेने में। जी। हाँ, किसी को भी नहीं, सर हर जगह मतलब गए, और यहाँ तक कि हर एक मिल, राइस मिलरों में बड़ा बड़ा जो चंदा लेना है, तो राइस मिलर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे हमारे पारस चोपड़ा जी, उन्होंने भी सहयोग किया, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बोला। और जितने भी मेडिकल स्टोर है, जितने भी सब्जी वाला, ठेले वाला, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। मैं शहीद स्मारक बनना है, तो यहाँ पे सब्जी जो ठेकेदार होते हैं ना, उन लोगों के पास भी गया, उन्होंने भी भरपूर मतलब उन्होंने जो भी 500-500, कोई 1000, कोई जितने ज्वेलर्स का दुकान है,
हैं, जितने भी मतलब हार्डवेयर वगैरह दुकान है, मैंने पूरा कोशिश किया और करीब 2 लाख रुपया करीब महीने ये किया। अभी धीरे धीरे सभी लोगों ने ये किया गया और बाद में जा करके उसको बनाते गए, दिन जैसे जैसे होते गए धीरे धीरे बनाते गए, और वो अभी तैयार हुआ सर 30.5 लाख में। और शासन प्रशासन से तो मदद मिला लेकिन बहुत कम मिला सर। लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन से भी हमें कुछ तो मदद मिले, ताकि उसमें जो रखरखाव है शहीद स्मारक में काफ़ी जर्जर हो रहा है थोड़ा से, तो उसका मेंटेन अच्छा से बना रखे उसमें, क्योंकि उसमें माली लगाए हुए हैं जी और उसमें गार्ड लगाए हुए हैं, तो उसका देख रेख के लिए हम लोग अपना पेंशन का पैसा लगाते हैं सर। और जो बड़े लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, आपका ढिल्लन ढाबा में जो है सर जी, उन्होंने आगे आकर के यही प्रयास किया, मैं हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया है, हम उसके बहुत तहसीलदार है। और इस प्रकार से अगर हमें शासन प्रशासन से अगर अच्छा सहयोग मिल जाए तो बहुत बात बन जाए सर। अभी उन्हीं थोड़ा से ये है जी। बाकी बहुत खूबसूरत बना हुआ है सर, और आप लोग बहुत अच्छा मेंटेन करके भी रखे हुए हैं उसको। जी जी। और सर मैं ना आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था कि मेरे ना नाना जी जो थे वो थे मिलिट्री में, मामा जी अभी भी हैं मिलिट्री में, और मेरे एक भैया थे वो सीआरपीएफ में थे, और एक भैया भी हैं वो एयरफोर्स में, वो हैंडबॉल के प्लेयर हैं। अरे बहुत। तो मेरा ना अधूरा एक सपना था सर कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूं, पर मेरे को ना गाइड करने वाला नहीं था कोई। अच्छा। तो वो सपना अधूरा का अधूरा रह गया। आप जैसे जो आज के युवा हैं, आप अगर उनको सलाह देना चाहेंगे कि मिलिट्री अगर ज्वाइन करना है उसको, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो कब से उसको तैयारी चालू करनी चाहिए? सर एक तो उसकी उम्र 18 साल कम से कम होना चाहिए जी। 18 साल से 21 साल के बीच होती है जी। और पहली बात हो कि फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है जी। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है, जैसे हम लोग अभी हमारे युवराज सर है अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये चला रखा है अभी पूर्व सैनिक मतलब निःशुल्क, मतलब वहाँ सैन्य परीक्षण के लिए, तो वहाँ आकर के नाम भी दर्ज करा सकते हैं कि मैं सर करना चाहता हूँ। और उसमें बस एक एप्लीकेशन आप भी मतलब उसमें इन्वॉल्व रहेंगे कि अगर पापा हैं तो आप बताएंगे हाँ भाई मेरा लड़का ये करना चाहता है। हिम्मत और जोश होना चाहिए पहले। अब वहाँ पे सिखाया जाता था, जो ट्रेनिंग के समय वहाँ पे बताते हैं जो जो इवेंट्स कैसे कैसे क्या करना है, उसी को ही हम लोगों ने वहाँ रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद जब तैयार हो जाता है 3-4 महीना 5 महीना में बिल्कुल अच्छी तरह, और वही ट्रेनिंग देते हैं जो मिलिट्री में होती है, लेकिन उतना सख्ताई नहीं करते हम लोग, लेकिन उसकी हौसला बनाए रखते हैं। और वो जब धीरे धीरे सीखने लगता है उसको, तब फिर उसको बुलाते हैं, हाँ आप तैयार हो, आप मेडिकल में उसका फिट होगा, उसके पूरे ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद मतलब भेजते हैं जाके आपको भर्ती हो गया है तो आप जा सकते हैं करके, फिर उसके बाद वो तैयारी करेगा अपना। और सर जैसे एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, तो वो 12th के बाद देते हैं, ऐसा रहता है क्या? 12th करने के बाद? हाँ 12th करने के बाद भी ग्रेजुएशन में भी दे लेते हैं। और भी कोई एग्जाम होते हैं क्या सर जो अगर कोई देना चाहे एनडीए के अलावा? एनडीए क्योंकि बहुत हार्ड होता है एग्जाम। हाँ इंडिया का बहुत हार्ड होता है जी, जो कि उसका ज़्यादातर देहरादून वगैरह में जी पढ़ाई होता है जी। और उसमें से जो निकलने वाले ऑफिसर्स ही बन के निकलते हैं जी। और क्या है सर कि जो रैंक होता है ना, एक रेजिमेंट का जो ऑफिसर होता है वो कमांडिंग ऑफिसर, उसका कर्नल रैंक होता है या लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, 1 स्टार या 2 स्टार, 1 कैंची होता है सर। तो और जो जवान से भर्ती हुए रहते हैं, जैसे हम लोग जवान से, तो उसका सर 1 पित्ती होता है बी आकार का जो लांस रैंक होता है, 2 होता है नायक होता है, और 3 महीने में लगा हुआ देखे वो हवलदार होता है। उसके बाद नायक सूबेदार होता है, फिर उसके बाद सूबेदार होता है 1 स्टार से 2 स्टार, उसके बाद रिबन रहती है। तो इस प्रकार से वो आखिरी स्टेज उसका सूबेदार मेजर होता है सर, जो 32 साल सर्विस होता है। 32 साल सर्विस करने के बाद सूबेदार मेजर बनता है। अब उसको जब रिटायर होकर जाता रहता है तो उससे देखा जाता है इसका सारा कुछ, अगर सही साठ किया है वो
तो उसको सूबेदार मेजर बना करके ऑनरी कैप्टन बना देते हैं, उसको ऑफिसर रैंक में डाल देते हैं उसको, अच्छा और उसके बाद रिटायरमेंट होता है उनका। जी। सर अब समय आ गया पॉडकास्ट को एंड करने का, और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी और कारगिल वॉर के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए ना आपका जितना भी धन्यवाद करेंगे हम कम है। और दो शब्द आप हमारे देशवासी या युवाओं के लिए अगर कहना चाहें तो कह दीजिए सर। युवाओं को ये कहूँ कि जब भी आप लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आदमी फौज में भर्ती हो सकता है, लेकिन देश सेवा करना चाहते हो आप लोग, तो मैं यही कहूँगा कि जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून हैं उसका उल्लंघन नहीं करना है। किसी गरीब का, किसी दुकान का तोड़ फोड़ नहीं करना है, कोई अराजकता ऐसा नहीं फैलाना, ऐसा गलत काम नहीं करना है कि दूसरों को प्रताड़ित हो। यहाँ पे सभी शिक्षित हैं, लगभग सबको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस में नुकसान है। आपकी सहायता के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन है जो बखूबी से ध्यान दे रही है और बहुत ही अच्छा कर रही है। आपको कोई भी कमी है, किसी चीज़ का अगर प्रॉब्लम है, या कोई धमकी दे रहा है, या कहीं लूट हो रही है, तो आप पुलिस में जाइए और अपना नाम दर्ज कराइए और बताइए कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। आप पुलिस प्रशासन, मेरे को पूरा यकीन है कि बहुत ही अच्छा काम बिहेव करेंगे आपके साथ, कि कोई भी आदमी यहाँ पे ऐसा गलत तोड़ फोड़ ना करे, ना ही मतलब कोई आपस में कोई टीम बनाए। एक गैंग बनाते हैं, और गैंग बनाने के बाद मैंने देखा है, हमारे महासमुंद में तो नहीं लेकिन बहुत जगह देखा है, एक को किसी धमकी दे दिया तो 10-12 को बुला कर ले आते हैं और बेवजह उसको मार धाड़ करते हैं, मारते हैं। तो ऐसा गैंग ना बनाए। आप लोग शिक्षा है, क्योंकि आप लोग गलती कर देते हैं लेकिन पछताना आपके माँ बाप को पड़ता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो काम करो, वो ऐसा काम करो कि आप देखने वाले, आप उंगली उठाए तो ये बोले कि वो लड़का जा रहा है, ये कि वो लड़की जा रही है, देखिए उन्होंने इतना डिग्री हासिल किया है और वो आज फलाने जगह फलाने पोस्ट में है। मेरे को भी सर फक्र होता है जब आकर के मेरे को बोलते हैं कि सर मैं अपने लड़का को बता रहा हूँ जी, कॉलेज में मेरा प्रिंसिपल है लड़का जी, वो फक्र होता है बहुत। तो और एक लड़का अच्छा ड्यूटी कर रहा है यहाँ पे शिवाल के स्टील प्लांट पे, तो मेरे को भी बहुत फक्र महसूस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही खुशी हर एक घर में बनाए रहे, बशर्ते आप लोग कोई गलत काम ना करें। जो भी काम करना है बड़े बुजुर्ग का कहना माने, जो आपको सलाह देंगे अच्छा ही सलाह देंगे। अगर नहीं मानते कोई दूसरी जगह जाओ। टीचर का अपमान करो, टीचर का अपमान कभी मत करना, और आपके मम्मी पापा का अपमान कभी मत करना। जो भी देखना अपने बड़े भाई का अपमान मत करना कभी। कभी कहीं भी जाना है या कोई भी वारदात हो रही है तो आप पक्का पुलिस का प्रशासन का इस्तेमाल करना। ये कहता हूँ। धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।